Hello friends, my name is Ashish and now I will teach you ये कह सकते हो आप मैं आज आपको पढ़ाऊँगा पहला चैप्टर जो कि कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर है। यानी अगर आप क्लास 12th में हो तो उसको हिंदी में समकालीन विश्व राजनीति का पहला चैप्टर शीत युद्ध है यानी कोल्ड वॉर। सो आज हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जैसे कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। कार्टून्स भी मैंने कुछ ऐड ऑन कर रखे हैं जो बुक से मैंने लिए हैं। चैलेंजेस टू बाईपोलरिटी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इंडिया एंड नैम, एंड देयर आर सम आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज which I have to present in this presentation. So what we are learned today, आज हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या है? ये कोल्ड वॉर क्या कोई सर्दी में कोई वॉर हुआ था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत रशिया यूएसएसआर इज़ नोन एज कोल्ड वॉर। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुने, ये कोल्ड वॉर क्या है? इसका आंसर बहुत इजी है। ये दो महाशक्तियों के बीच के तनाव या कह सकते हो आप युद्ध, जो कि डायरेक्ट नहीं हुआ पर उनकी अलायंस में हुआ। मतलब कौन दो महाशक्तियाँ थी? एक था यूएसए जो आज भी है और एक थी सोवियत यूनियन जो कि यूएसएसआर के नाम से जाना जाती थी, पर वो ना ख़त्म हो गई। अब ख़त्म हो गई, ऐसा क्यों हुआ? इसके भी बहुत कारण हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अब जो सोवियत यूनियन था वो आज के रशिया के नाम से जाना जाता है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ फ्रॉम 1939 टू 1945। अब इसमें बोला गया है कि जो द्वितीय युद्ध हुआ था हमारा, सॉरी, द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वो 1939 टू 1945 तक हुआ था। अब हमें ये भी पता है जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। और अब ये कोल्ड वॉर जो है ये इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1945 को एंड हो गया था, उसके बाद से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। मतलब आप बोल सकते हो 1945 से 1991 तक। During the Second World War, the United States, Britain and France and Russia fight against the Axis nation Germany, Italy and Japan। मतलब दूसरे युद्ध के दौरान दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें दो मेजर पावर थी, एक थी एक्सिस और एक थी अलाइड। अलाइड जो पावर है आपको पता है कौन कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। ये बहुत ज़्यादा मेजर पावरफुल है। अभी भी हम देखें तो ये जो कंट्रियां हैं ये डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ये लोग डेवलप्ड कंट्री हैं। और जो हमारी एक्सिस नेशन थी वो कह सकते हैं कि वो उतनी पावरफुल नहीं थी कि इनसे जीत जाए। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कौन जीता हुआ है। अगर हम नंबर में भी देखें तो नंबर में ये 4 कंट्री हैं और वो 3 कंट्री हैं। तो मतलब कौन जीत सकता है? ये उनकी ताकत और उनके मिसाइल्स पे निर्भर करता है। तो लेकिन क्या हुआ? एक्सिस नेशन हार गया। एक्सिस नेशन में कौन कौन से थे? जर्मनी, इटली एंड जापान। अलाइड स्टेट्स और एक्सिस नेशन आपको बता ही दिया है। मैंने कुछ ऐड ऑन किया है। जो जर्मनी थी उसका कैपिटल क्या था? बर्लिन। इटली का कैपिटल क्या है? रोम। जापान का है टोक्यो। ये तो आप सबको पता ही है, बेसिक चीज़ें हैं ये सारी। That two sides never placed face to face, but these two groups continue to create such an atmosphere that a danger of war was also always will be visible। मतलब इसमें बोला गया है कि वो जो दो महाशक्ति थी उन्होंने कभी एक दूसरे को मतलब सामने सामने लड़ाई नहीं करी, पर लेकिन ऐसी हमेशा संभावना बनती रही कि हाँ अब वॉर हो सकता है, अब होने वाला है वॉर। मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर बना। अब हम पढ़ रहे हैं ये कोल्ड वॉर इसका मतलब क्या है, ये पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ए वॉर ऑफ आर्म्स एंड वेपन बट ए वॉर ऑफ कन्फाइंड टू थ्री। कह रहा है कि ये आर्म्स और वेपन्स का
युद्ध नहीं था जहाँ पे हम लोग सीधा जा रहे हैं और मार रहे एक दूसरे को वेपन लेके। ऐसा वेपन नहीं था, ये तो कन्फाइंड टू थ्रीड्स था। ये तो मतलब आइडियोलॉजिकल वॉर था, आप कह सकते हो। नो रियल वॉर वॉज फाउट इन द बोथ दैट सुपर पावर केप्ट देयर आइडियोलॉजिकल डिफरेंट फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बोल रहा है कि कोई भी ऐसा वॉर नहीं हुआ उस टाइम पे जो कि आइडियोलॉजिकल कह सकते हैं, जो कि मतलब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई। लेकिन हाँ, लेकिन आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट तो था। अब आप पढ़ोगे कि आइडियोलॉजी क्या होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि जो न्यू आम आदमी पार्टी की जो थिंकिंग है और वो नेशनल कांग्रेस पार्टी से डिफरेंट है। तो क्या है, किस बात पे डिफरेंट है? क्या उनकी सोच अलग है? अगर हम आम भाषा में बोलते हैं तो उन आम आदमी के पार्टी की सोच अलग है, और क्या नाम है, नेशनल कांग्रेस पार्टी की भी सोच अलग है। तो इस वजह से वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर का ओरिजिन हुआ कहाँ से? अब ये बोल रहा है द सिम्टम्स ऑफ द कोल्ड वॉर बिगेन टू अपीयर इन ड्यूरिंग द सेकेंड वॉर। जो कोल्ड वॉर हो स्टार्टिंग जो थी, उसके सिम्टम्स मतलब उसके जो प्रभाव, हमें ये शुरुआत उसके 1945 के बाद से ही हो गई थी। जैसे ही अमेरिका ने जापान की 2 सिटी पे बॉम्ब गिराए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके बाद से ही दिखाने लग गया था कि कोल्ड वॉर होने वाला है। बोथ द सुपर पावर आर फाइटिंग द वॉर कीपिंग इन माइंड देयर नैरो इंटरेस्ट एंड स्विंग म्यूचुअल कोऑपरेशन द स्प्रेड ऑफ कैपिटलिस्ट। अच्छा, अब इसमें बोला गया है कि जो यूएसए की आइडियोलॉजी कौन सी थी और रशिया या जो सोवियत यूनियन था उसकी आइडियोलॉजी कौन सी थी। जो यूएसए की आइडियोलॉजी थी वो लिबरल डेमोक्रेसी, मतलब स्वतंत्रता, और लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी। अब कैपिटलिस्ट क्या होता है? पूंजीवादी। और जो हमारा रशिया था, या कह सकते अभी का रशिया और जो पहले का सोवियत यूनियन, उसकी आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, समाजवादी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। अब डेवलपमेंट ऑफ द वॉर, अब इसमें बोल रहे हैं कि अब ये भी नहीं मान सकते कि हम 1945 के तुरंत बाद स्टार्ट हुई। इसकी स्टार्टिंग तो तभी से होने लग गई जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब रशिया की क्रांति हुई थी। रशिया की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। उसके बाद से क्या हुआ था? सोशलिज्म हो स्प्रेड हो गया था। अब मैंने क्या किया, मैंने 4 फेज में कोल्ड वॉर को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट फेज जो था, अगर हम मान लें 1945 के बाद जापान, जब अमेरिका ने जापान पे अटैक किया था, उसके बाद से ही मान लें, तो मैंने क्या किया, उसके बाद से मान लिया। तो उसका टाइम पीरियड क्या हो सकता है? 1945 टू हम मान सकते हैं कि 89 तक कोल्ड वॉर चला। फर्स्ट फेज़ मैंने उसे डिवाइड कर दिया 1946 टू 1953, सेकंड फेज़ में 1954 टू 1963, थर्ड फेज़ में 1964 टू 1979, फोर्थ फेज़ में मैंने 1980 टू 1989। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूएसए ने जापान पे अटैक करा था। तो कब करा था ये? द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरेटेड, देखो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। अमेरिका ने 2 सिटी पे बॉम्ब गिराया था, एक थी हिरोशिमा और एक नागासाकी। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को गिराया था, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 पे गिराया था। और क्या हुआ, 15 अगस्त 1945 को उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब 6 अगस्त को मैंने यहाँ पे कोड, किताब में कोड नेम के साथ साथ वो जो बॉम्ब गिराए थे वो भी लिखा है, तो मैंने उसका नाम भी लिख रखा है। 6 अगस्त को कौन सा गिराया था? यूरेनियम गन टाइप बॉम्ब, जो कि जिसको हमने कोड नेम दे दिया लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को कौन से सिटी पे गिराया था? नागासाकी पे, तो उसका ना कोड नेम क्या था? प्लूटोनियम इम्प्लोजन बॉम्ब। उसको हमने क्या बोल दिया? फैट मैन। अब आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी विचारधारा क्या है? ये विचारधारा, विचार क्या विचारों का धारा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आइडियोलॉजी क्या होता है कि विश्वासों को जैसे हम लोग, अगर हम आम भाषा में बोलें कि जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था, न्यू आम आदमी पार्टी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। क्योंकि क्यों डिफरेंट है? क्योंकि दोनों की अलग अलग सोच है। तो इसी का एग्जांपल क्या है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स कौन था? एक सोशलिस्ट था, या कह सकते हो आप कम्युनिस्ट था, जिसकी थिंकिंग थी कि समाज में सब कुछ इक्वल कर दिया जाए। और यहीं पे हमारा एक थिंकर और था, एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहते हैं, मतलब पूंजीवादी का वो फादर था।
अब मतलब आइडियोलॉजी में मतलब क्या होता है, सिंपल अगर आम भाषा में समझ लें तो थिंकिंग होती है अलग अलग पर्सन की। इसमें बोला गया ना, आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ, मतलब वो क्या है, सेट ऑफ बिलीफ मतलब विश्वासों का एक केंद्र है। फॉर प्रिंसिपल स्पेशली वन ऑफ विच पॉलिटिकल सिस्टम। अब यहाँ पे तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल भाषा तो थोड़ी बहुत आएगी ना इसमें। अब कम्युनिज्म क्या है? Communism is system of social organization in which all property is owned by the state and in person contribute and receive according to their ability and needs.